हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक भारती। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर था चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ठीक है, तो हमने पार्ट फर्स्ट में लगभग यहाँ तक कर लिया था। एक सेकंड दोस्तों, कृषि प्रौद्योगिकी तक हमने कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट था। तो दोस्तों, आज हम पार्ट सेकंड में यहाँ से शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है मोहनजोदड़ो। इस वीडियो में आपको चैप्टर के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पूछा जाता है, तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो है, जो कि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है और सबसे पहले खोजा गया स्थल है, जो कि हड़प्पा है। ये अक्सर पूछा जाता है एक मार्क्स में कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, तो आंसर होगा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मोहनजोदड़ो में जो कि बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। ठीक है, इसमें भी अंतर पूछ लेता है, दो भागों में विभाजित थी। तो बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, जो कि एक छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, और दूसरा बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रहा दोस्तों निचला शहर दुर्ग, ये दिखाई दे रहा होगा निचला शहर। ठीक है, और ये रहा दुर्ग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं दुर्ग और निचला शहर, जिसे दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया था। और दुर्ग की ऊंचाई का कारण था कि यह संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। जो दुर्ग था वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी, इसके ऊपर दुर्ग बनाया गया था, जिसके कारण ये ऊंचा था। ठीक है, और इसे चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया जाता हो। जैसे कि दुर्ग ऊंचाई पे बनाया गया था और निचला शहर नीचे बनाया गया था। ठीक है, तो इसका अर्थ था कि निचले शहर से दुर्ग को अलग रखा जाता हो, जिसका अर्थ हो सकता है कि यहाँ पे कोई हो सकता है यहाँ पे अमीर लोग रहते हो और निचले शहर में गरीब लोग रहते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो फिर निचले शहर को भी कई बार निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया था। ठीक है, और कई भवनों को चबूतरों पर भी बनाया गया था, जो कि उसकी नींव का कार्य करते थे। ठीक है, और अनुमान लगाया जाता है कि एक श्रमिक जो था वो 1 मीटर मिट्टी ढोता था। ठीक है, और जो था एक श्रमिक 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। मिला जुला के दोस्तों, ये जो कि निचला शहर था, इसको बनाने के लिए 40 लाख श्रमिकों से भी ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है, नीचे आते हैं। एक चबूतरे के यथार्थ स्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर निश्चित क्षेत्र था। और दोस्तों, ये जो नियोजन के लिए जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था, उसको धूप में सुखाकर भट्टी में पकाकर इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से ईंटें बनाई जाती थी, और जो इस ईंटों का लंबाई चौड़ाई था वह निश्चित था। ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। लंबाई चौड़ाई जो होती थी 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार से, जैसे कि ये इस प्रकार से कुछ ईंटें होती होगी, जैसे कि लंबाई हो गई 4 गुनी, तो ये ऊंचाई हो गई 2 गुनी, इस प्रकार से होती थी। ठीक है, अब
नालों का निर्माण अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता जो थी ये नालों का निर्माण था। ठीक है, जल निकासी प्रणाली थी। तो दोस्तों इसमें जो जल निकासी प्रणाली थी यह निचले शहरों के नक्शे को देखें तो यह जान पाएंगे कि सड़कों की गलियां तथा लगभग ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता जल निकासी प्रणाली थी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है सड़कें तथा नालियाँ ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था और जो कि एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया जाता था। और दोस्तों घरों के गंदे पानियों को निकालने के लिए नालियों से जोड़ा जाता था। मतलब कि जो घरों की नालियाँ थी और घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो प्रत्येक घर का कम से कम एक दीवार जो था वो गली से सटा होता था जिससे कि आसानी से बाहर चला जाए। यहाँ पे दुर्ग के बारे में कुछ बताया गया है, देख लेते हैं दुर्ग के बारे में। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिम नियोजन विविध ढोलावेरी लोथल गुजरात दुर्ग दीवार कुछ नहीं है जो दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ पर तो पूछेगा दुर्ग और निचला शहर के बारे में बताइए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इसमें गृह स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं, जो कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसमें लगभग सारे ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो गृह स्थापत्य है इसमें कई आवासीय भवन जो थे वो आंगन पर केंद्रित थे। आवासीय भवन आंगन पर केंद्रित थे। ठीक है, और जिनके चारों ओर कमरे बने थे और आंगन खाना पकाने कटाई करने जैसी गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता था। इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है गृह स्थापत्य के बारे में बताइए या फिर हड़प्पा संस्कृति गृह स्थापत्य एक नगरीय सभ्यता किस प्रकार से थी। इम्पोर्टेंट थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये हो गया। और यहाँ पर एक रोचक पहलू ये थी कि भूमि तल से बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। भूमि तल से बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। ठीक है, और मुख्य द्वार होता है उसे आंगन से सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता है, मतलब कि देखा नहीं जा सकता था सीधे। ठीक है, मुख्य द्वार को सीधा नहीं देखा जा सकता था आंगन से। मान लीजिए ये आंगन है और ये मान लीजिए कि ये मुख्य द्वार है। ठीक है, ऐसे तो सीधा देख सकते हैं हम, लेकिन वहाँ पे आंगन से सीधे हम देखा नहीं जा सकता था मुख्य द्वार को, इस प्रकार से बनाया जाता था। ठीक है, और हर घरों का ईंटों से फर्श से बना अपना स्नानघर होता था। हर घरों का अपना स्नानघर होता था। ठीक है, और जिसकी नालियाँ दीवारों के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, और कई आवासों में कुएं भी मिले हैं जो एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से भी आया जा सकता था। ठीक है, जिसका प्रयोग राहगीरों द्वारा किया जाता था। मतलब कि ये जो कई आवास में कुएं थे जिसमें बाहर से भी आया जा सकता था, जैसे कि पानी पीने के लिए बाहर के लोग भी आकर पी सकते थे, इस प्रकार से उसे बनाया जाता था। तो फिर विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुल संख्या कुओं की संख्या जो थी वो 700 थी। तो दोस्तों देख लीजिए, कुओं की संख्या अनुमान लगाया गया है कि कुओं की संख्या 700 थी।
ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।